चलो तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर और उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर का बेसिक आइडिया सबको होगा, डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स तुम लोग को पता होंगे। और मैं अगर सही से बोलूं तो ये इस सब्जेक्ट का फिजिक्स जो हमको स्टडी करना है, इस पूरे फिजिक्स के हम लोग को जो क्लास 11 और 12 में फिजिक्स का जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अगर कोई है तो वो वेक्टर ही है। क्योंकि लगभग तुम्हारे हर चैप्टर में इस वेक्टर का यूज आने वाला है। तो अगर तुमको ये सही से नहीं आया तो हर चैप्टर में तुमको आगे चल के दिक्कत होने वाला है, या दिक्कत हो जाएगा अगर तुम सही से नहीं सीखे तो। इसलिए सब लोग इसे ध्यान देना कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्या होता है, ये सब तुम्हें बताऊंगा तुमको। तो सिंपल सी कहानी है कि इसको अच्छे से स्टडी करना, पढ़ना। तो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक दिया है वो तो है वेक्टर चैप्टर का नाम, और उसके बाद हमने लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग तीन डिफरेंट पार्ट में करते हैं डिवाइड। उनको हम बोलते हैं स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर के बारे में सबको अच्छे से आइडिया है, आज तक तुम लोग जो मास, स्पीड, डिस्टेंस करते आए हो सब स्केलर हो ही होता है। वेक्टर का भी तुमने नाम सुना होगा, तो वेक्टर होता है सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड टाइप ऑफ होता है टेंसर। हालांकि टेंसर हम लोग को स्टडी नहीं करना है सिलेबस में, हमको स्केलर और वेक्टर पे ही ध्यान देना है। और इस चैप्टर में हम लोग मेनली ध्यान देंगे वेक्टर पे, क्योंकि स्केलर का ऑपरेशन हम लोग को पहले से आता है कि कैसे हम लोग करते हैं ऑपरेशंस विथ स्केलर क्वांटिटी। ऑपरेशन का मतलब ये होगा उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जो सिंपल रूल होता है वही होता है फॉलो फॉर स्केलर, कि 2 + 3 इक्वल टू 5, 5 - 3 इक्वल टू 2। तो वो आपका स्केलर के लिए वो हम लोग को आता है। तो उसमें कोई चाप की बात नहीं। हालांकि मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ कुछ। तो मैंने यहाँ पे पहले टॉपिक लगाया है स्केलर, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि इच स्केलर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। अगर आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास होगा मैग्नीट्यूड और उसके पास होगा यूनिट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 4 kg। तो मास आपका फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर के अंडर में आता है, और 4 उसका हो गया है मैग्नीट्यूड, और ये जो केजी है ये इसका हो गया यूनिट। तो कभी भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखना होता है और अगर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट शो करना पड़ता है। तो 4 इज मैग्नीट्यूड, केजी इज यूनिट। आप इसको 4000 ग्राम भी लिख सकते थे, तो आपका 4000 होता है मैग्नीट्यूड और ग्राम होता है यूनिट। ओके। और मैं अगर लिखूं एग्जांपल्स ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें आपका आता है मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, करेंट, प्रेशर। ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिनका आपको आइडिया होगा ही। अब मैं यहाँ पे और कुछ लिख रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा। बाय सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा। सिंपल जो एलजेब्रा का लॉ आपने सीखा है उससे आप लोग स्केलर के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो। जैसे वही सिंपल एलजेब्रा जो हम लोग जानते हैं कि 2 kg + 3 kg इज इक्वल टू 5 kg ऑलवेज, यही ना। 5 मीटर - 2 मीटर इक्वल टू 3 मीटर। तो जो भी सिंपल रूल हम लोग आज तक सीखे हैं वो सब हमारा स्केलर के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हम लोग को स्केलर क्वांटिटी के लिए इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। हमको सबसे सब हम लोग को पहले से पता है कि वो कैसे हम लोग उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर के बारे में हमको आइडिया नहीं है, तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग मेनली वेक्टर पे ही बात करेंगे। तो अब हम आते हैं वेक्टर पे। अब हमने ये जो स्केलर था उसको हम छोड़ दिए यहीं तक। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं वेक्टर पे। तो वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं हैविंग
मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहाँ पे आप लिखो कि वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड कॉमा यूनिट, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगा ही, और साथ साथ उसमें एक और क्या आ जाएगा, उसमें स्पेसिफाइड उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है, किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे देखो कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि अ कार इज, चाहे ऐसा बोलो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पीड इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो पहला क्वांटिटी स्पीड है वो आपका पक्का स्केलर है, क्योंकि उसने मैंने सिर्फ शो किया है उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, 4 इज द मैग्नीट्यूड एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। लेकिन जो सेकेंड टर्म है उसने मैंने 4 शो किया है मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकेंड शो किया है यूनिट, और साथ साथ मैंने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी मेंशन किया है, और वो हमारा नॉर्थ टू साउथ। तो ये शो कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और तुमको अगर बेसिक आइडिया हो तो स्पीड को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका स्पीड जो था देखो वहां पे मैंने डायरेक्शन शो नहीं किया था, और वेलोसिटी जो था वहां पे मैंने डायरेक्शन शो किया है। अब जैसे कि हमने तुमको बोला कि हमको वेक्टर के बारे में अलग से स्टडी करना है, और हमने अभी ये भी सीखा कि किसी दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल अलजेब्रा का रूल अप्लाई करते हैं, या सब्ट्रैक्ट के लिए भी अलजेब्रा का रूल करेंगे अप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए भी करेंगे, लेकिन वेक्टर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और इसका जो सबसे आसान समझने वाला तरीका ये होता है, जैसे मान लो कि सबको ये तो पता है ना कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको ये पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर हमको फोर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, उसका यूनिट क्या है, मतलब कि 4 आपने न्यूटन है या 4 डाइन है, क्या है, आपको उसका वैल्यू आपको उसको बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, साथ साथ आपको बताना पड़ेगा उसका यूनिट, प्लस आपने कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाया है आपको वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स करते हो अप्लाई, तो जो बॉडी का मोशन होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है, या डिफरेंट तरीके से फोर्स अप्लाई करने से जो सिचुएशन होता है क्रिएट, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। और इसको समझने के लिए जैसे देखो कि मान लो कि एक कोई ऐसा एक ब्लॉक था जो कि हमने सरफेस पे रखा हुआ है, मैं इस पे अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो इस पे टेंडेंसी है कि ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, लेकिन अगर मैं इससे मान लो कि अगर मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया और वो भी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अब हम इतना श्योर हैं कि ये मेरा ब्लॉक कहीं मूव नहीं करने वाला है। ये ब्लॉक के हमने नीचे फोर्स लगाया तो मेरा ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो देखो दोनों ही केस में मैंने फोर्स लगाया है, लेकिन डायरेक्शन क्या था उस हिसाब से मेरा जो बॉडी का सिचुएशन था, उसके मोशन का जो सिचुएशन है वो आपका चेंज कर जाएगा। तो इसीलिए आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो फोर्स जो आपका होता है वो वेक्टर क्वांटिटी था, और जो वेलोसिटी होता है वो होता है वेक्टर, क्योंकि आप अगर वेलोसिटी के बारे में उसका डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हो तो अब हमको उस कार का या किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया कि हाँ भाई वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और वो नॉर्थ से साउथ जा रहा था, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब जरा देखो एक और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्सपेरिमेंट। मेरे पास मान लो फिर से एक ब्लॉक था। अब इस ब्लॉक पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, मान लो मैं और एक मेरा फ्रेंड, और मैंने फोर्स लगाया इस पे राइट साइड में 5 न्यूटन का, और मेरे फ्रेंड ने इसे फोर्स लगाया पीछे की तरफ 3 न्यूटन का। ये देखो ये हमने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो इस पे दो फोर्स हमने लगाया, F1 और F2। मैं तुमसे पूछूं कि अब बताओ कि इन दोनों फोर्स को मिला के, इन दोनों फोर्स को मिला के इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना आने वाला है? तो क्या यहाँ पे आंसर 5 + 3 होगा, बोलो तो? क्या हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इस बॉडी पे फोर्स आने वाला है 5 + 3 इज इक्वल टू 8 न्यूटन? बोलो, ये आंसर नहीं होगा। 8 न्यूटन इज द 8 न्यूटन तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो हमने यहां से क्या सीखा कि आप जो मास के लिए यूज किए थे कि टोटल मास बराबर m1 + m2, वो आप फोर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो कि 5 + 3 इज ऑलवेज 8। एक्चुअल में जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वो हम बोलते हैं 5 - 3। इस पे नेट फोर्स इज 5 - 3 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और हमने यहाँ पे 5 - 3 इसलिए किया
क्योंकि हमने बोला कि हमने 3 न्यूटन का फोर्स जस्ट लगाया है अपोजिट टू द 5 न्यूटन, तो अपोजिट टू द 5 न्यूटन, तो हम वहां पे डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको सिंपली स्केलर वाले रूल से ऐड नहीं कर सकते हो। चलो मैंने तो यहाँ पे दोनों फोर्स को अप्लाई किया था इन अपोजिट। अगर मान लो हो सकता है कि मैं अगर एक फोर्स लगाऊं इस हॉरिजेंटल में 5 न्यूटन का, और एक फोर्स मैंने अगर यहाँ पे 3 न्यूटन का इस पर लगाया है इस हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे, मतलब कि हमने जो दो फोर्स लगाया है उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इस बार इस पे नेट फोर्स आपका 2 न्यूटन भी नहीं होगा। इस बार इस पे नेट नेट फोर्स 2 न्यूटन भी नहीं होगा। मतलब कि आप फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो उसका जो नेट वैल्यू आ रहा है, उसका जो समेशन का वैल्यू आ रहा है, वो चेंज कर जा रहा है। तो आप सिंपल सी कहानी ये है कि यहाँ पे सिंपल एलजेब्रा का रूल यूज नहीं कर सकते हो, और आप यहाँ पे सिंपल एलजेब्रा का रूल इसलिए यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वेक्टर में आपका क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है। तो आपको अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है, तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन को कंसीडर करके भी आपको ऐड करना होगा। मतलब कि आपको ऐड करना है मैग्नीट्यूड प्लस आपको ऐड करना है डायरेक्शन, और इसीलिए हम लोग को स्केलर वाला रूल यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। तो वेक्टर के लिए एक पूरा अलग से रूल ही आता है जो कि हम लोग को पढ़ना है अभी। तो फिलहाल तुम लोग को समझ में आ गया हो कि हम लोग सिंपल एलजेब्रा का रूल जो स्केलर के लिए करते हैं यूज, वो वेक्टर के लिए हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर एंड इज इंडिकेटेड बाय, इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए, और सिर्फ यहाँ पे हमने लिखा है ए। एक्चुअल में देखो हम लोग मैथमेटिकली वेक्टर को करते हैं डिनोट, जैसे मान लो कि हम किसी फोर्स को कर रहे हैं डिनोट, तो फोर्स को हम लोग करते हैं बेसिकली एफ से करते हैं डिनोट, एफ से। तो एफ कोई फोर्स था, और ये फोर्स क्या है, ये मेरा फोर्स होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोग तो पहले उसका यूज किया हमने सिंबल, फोर्स को शो करते हैं एफ से, और उसके बाद इस पे हम लोग एक एरो ऐड कर देते हैं, कोई एरो। तो जहां भी तुमको ऐसा फोर्स दिखे कि कोई सिंबल एफ और इसके ऊपर एरो, मतलब ये हमको शो कर रहा है फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे मैंने फोर्स शो किया है आपका, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका वेलोसिटी भी हो सकता है, तो वहाँ पे फिर होगा v, और उस पे ऐसा एरो, तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। मान लो कि अगर एक से ज्यादा फोर्स थे, तो फिर हम शो करते हैं F1 F2 से, तो F1 के ऊपर एरो, F2 के ऊपर एरो। तो ये तुम्हारा हो गया सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कि आप वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे शो करते हो कि उसका सिंबल और ऊपर में एक एरो। ओके, अब हमने यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वांटिटी का। जैसे मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी ऑफ कार इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो आंसर होगा 4। ओके, तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को करते हैं डिनोट सिंबल और ऊपर में एफ, सॉरी सिंबल और ऊपर में एरो। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, सिर्फ वैल्यू हम बात कर रहे हैं उसके, सिर्फ वैल्यू का, उसके डायरेक्शन का हम बात नहीं करते हैं। तब 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 हम बोलते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड, और उसको हम करते हैं डिनोट। देखो ए वेक्टर हमने लिखा है, ए ऊपर एरो और साथ में हमने एक मॉडुलस ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब आपके पास अगर ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स था, तो आप उसको लिख सकते हो कि एफ के ऊपर एरो और उस पर फिर एक डब्बा या मॉड्यूलस। तो ये आपको शो कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड, ये आपका शो कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो एफ के ऊपर एरो था, ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड यूनिट प्लस आपका डायरेक्शन, और ये शो कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर मैं पूछूं कि मेरा वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म इज 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ, और मैं इसका बात करूं सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड का, तो आपका आ जाएगा 4। ओके, तो वही मैंने लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर एंड इज इंडिकेटेड बाय मॉड ए के ऊपर एरो, या फिर ओनली ए, या फिर ओनली ए, देखो या फिर ओनली हम लिखेंगे भी, या फिर ओनली भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी को शो करना है, तो हम लोग उसके सिंबल के ऊपर करेंगे शो एरो से। अगर हमको शो करना है उसका मैग्नीट्यूड, तो ओनली उसका सिंबल हम लिखेंगे, मतलब उसके ऊपर एरो ऐड नहीं करेंगे। और अगर तुमने उसके ऊपर एरो ऐड कर दिया है, तो उसको तुम उसमें मॉड ऐड कर दो, तो मॉड एरो के साथ मॉड इज मैग्नीट्यूड, या सिर्फ सिंबल इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल टू 4। ठीक है ना। ओके, अब एक कहानी और, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, magnitude of a vector quantity is always positive।
मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि वेक्टर के पास होता है डायरेक्शन भी। तो मान लो कि मैंने बोला कि एक फोर्स मैंने अप्लाई किया है 5 न्यूटन का राइट साइड में, और एक फोर्स मैंने अप्लाई किया है 3 न्यूटन का, इसको नाम देता हूँ मैं F1 और इसको मैं नाम देता हूँ F2, 3 न्यूटन का। तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आपको यहाँ पे इसका शो करना पड़ेगा डायरेक्शन भी। तो आप इसको शो कर दो यहाँ पे एरो से, अगर आप शो करते हो तो एरो से F1 वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा F2 वेक्टर। ओके, अच्छी बात है। अब देखो तो एक मेरा फोर्स है राइट साइड, एक मेरा फोर्स है लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि F1 इज 5 न्यूटन राइटवर्ड, F2 इज 3 न्यूटन लेफ्टवर्ड। तो ये आपका शो कर रहा है विथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। या आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो कि F1 इज इक्वल टू प्लस 5 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू -5 न्यूटन। देखो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपने एक डायरेक्शन को प्लस मान लिया, हमने इस राइट वाले को प्लस मान लिया अपने मन से। अब जो सेकेंड फोर्स था वो उसके जस्ट अपोजिट था, तो मैंने उसमें माइनस ऐड कर दिया। मतलब कि यहाँ पे जो माइनस साइन था वो बस शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो जो माइनस साइन था वो आपका शो कर रहा है जस्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन इन दोनों केस में सॉरी इसको भी आप F1 हिल, अच्छा इसको आप F2 तो आपका -3 था ना, यहाँ पे आप -3 लिख दो क्योंकि F2 का जो वैल्यू था 3 था, हो जाएगा F2 बराबर -3 न्यूटन। तो यहाँ पे जो माइनस साइन शो कर रहा है वो शो कर रहा है ओनली डायरेक्शन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, तो फिर से वो 3 ही आएगा, वो फिर से वो +3 ही आएगा। ठीक है, तो जब भी आप लिखना वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उसका वो आपका हमेशा आएगा पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जस्ट शो करता है डायरेक्शन। इन द केस ऑफ वेक्टर, इन द केस ऑफ वेक्टर, इन द केस ऑफ स्केलर आपका माइनस साइन शो करता है, तो उस माइनस का मीनिंग भी होता है कि हम जब बोलते हैं कि वॉकडन इज +10 जूल एंड वॉकडन इज -10 जूल, तो वहां पे वो जो वॉकडन के केस में माइनस साइन उसका डायरेक्शन शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ इस फोर्स वाले केस में जो हमने -3 न्यूटन शो किया है, तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है बस उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन ही है, समझे ना तुम लोग, बोलो तो। ऑफ डायरेक्शन कि कैसे हम लोग लेते हैं डायरेक्शन, तो मेनली ये तो तुम लोग को आइडिया होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो यही तुम्हारा सेंस ऑफ डायरेक्शन, तुम लोग इसको याद रखना कि हम लोग पेज में ऐसे ही बनाते हैं डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जरा कुछ बात करते हैं। हमने तो अभी जस्ट वेक्टर का आइडिया सीखा कि उसका प्लस माइनस साइन और उसका जो आपका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे करते हैं डिनोट इसको। अब देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग वेक्टर को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट इन डायग्राम, मतलब डायग्राम में कैसे बनाएंगे उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विथ एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब कि डायग्राम के फॉर्म में हम लोग वेक्टर को एक लाइन से करते हैं रिप्रेजेंट, और इस लाइन में एक एरो भी होता है। देखो हम लोग एक लाइन बनाते हैं और इस लाइन में एक एरो भी होता है, तो डायग्रामेटिकली ज्योमेट्रिकली हम लोग वेक्टर को ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। और ये जो आपका एरो है ना, ये एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये आपका एरो जो है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो मेरा वेक्टर था उसका कहाँ है डायरेक्शन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मेरा जो एरो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी है। और देखो ध्यान से, इस एरो का जो लेंथ है, इस एरो का जो लेंथ है वो शो करता है उसका मैग्नीट्यूड। इसका जो लेंथ है वो शो करता है मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरो शो द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक डाउट उठ सकता है कि लेंथ कैसे शो कर सकता है मैग्नीट्यूड। कि अगर मान लीजिए कि मेरा वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, अगर मेरा वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है 5 न्यूटन का, तो हम लोग इसको लेंथ के फॉर्म में कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं रिप्रेजेंट। यहाँ से एक हमारा उठता है सवाल कि ये तो फोर्स था, अब हम फोर्स को लेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने बोला कि लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड, और हमको पता है कि लेंथ या तो होगा 1 सेंटीमीटर, या तो होगा 2 सेंटीमीटर, या फिर होगा 1 मीटर। वो तो लेंथ है, तो वो फोर्स कैसे बताएगा। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है कि हम लोग यहाँ पे करते हैं स्केलिंग, हम लोग यहाँ पे करते हैं स्केलिंग। जैसे तुमने जब ग्राफ बनाया हुआ
तुम लोग मानते हो कि वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हालांकि वो लेंथ ही होता है, लेकिन आप उस लेंथ को मान लेते हो कि वो 1 सेकेंड है, तो उसको बोलते हैं स्केलिंग। तो वही हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, कि हम लोग ऐसा मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर इज लेंथ इज 1 न्यूटन का फोर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर का जो लाइन होगा वो शो करेगा 1 न्यूटन का फोर्स। तो उस केस में हमको अगर 5 न्यूटन का फोर्स डिनोट करना होगा तो हम लोग वहां पे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जो उसका एरो शो करेगा वो शो करेगा उसका डायरेक्शन। तो ऐसे उसका लेंथ शो करता है मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में मेरा एक से ज्यादा फोर्स है, जैसे मान लो कि एक मेरा फोर्स है F1 बराबर 2 न्यूटन और F2 है 3 न्यूटन, और हमको ये किसी बॉडी पे लग रहा था और हमको उसका शो करना है डायग्राम। तो जैसे मान लो ये मेरा बॉडी था, पॉइंट हमने मान लिया है, पॉइंट बॉडी मान लिया है उसको, और इस पे एक फोर्स लगाया है 2 न्यूटन का। तो मैंने मान लो कि हमने शो किया एरो से कि दिस इज F1 2 न्यूटन, और दूसरा जो फोर्स था F2 मान लो कहीं भी आपका लग सकता है किसी भी डायरेक्शन में, तो हम कुछ मान लेते कहीं इस तरफ लगा था, और मान लो कि हमने ये शो कर दिया F2, ये हमने शो कर दिया F2। तो अगर मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बात करूं तो ये आपका डायग्राम गलत है। ऐसा आप कर सक आप कितना लोग इसको जल्दीबाजी में कर भी देता है, उतना ध्यान नहीं रखता है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ज्यादा अच्छे से चेक करके बताऊं तो ये मेरा डायग्राम गलती नहीं, ये आपका डायग्राम गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि आपका जो 2 न्यूटन का फोर्स था उसका लाइन आपने ज्यादा लेंथ का लिया है, और जो आपका फोर्स ज्यादा का था 3 न्यूटन का उसको आपने एक स्मॉल लाइन से शो किया है। तो अगर मैं इसके जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन से बात करूं तो ये आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप शो करना ऐसे, कोशिश करना ऐसा कि जहां पे जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उसको मैं ज्यादा लॉन्ग लाइन से शो करूं, ओके। और अगर दो फोर्स सेम था या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था, तो आप कोशिश करना कि उनका लेंथ भी सेम रहे। जैसे मान लो कि अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का हमने दो फोर्स लगाया है, तो दोनों का लेंथ आप कोशिश करना कि सेम हो, तो ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ जो था आपका लेंथ शो करेगा मैग्नीट्यूड, और क्यों लेंथ शो करेगा मैग्नीट्यूड वो मैंने तुमको बता दिया कि हम लोग वहां पे स्केलिंग देते हैं, ठीक है। और ये जो आपका एरो है वो डायरेक्शन ऑफ एरो शो कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और इस एरो में देखो, इस एरो को आपने जहां इस एरो को नहीं, इस लाइन को आपने जहां से स्टार्ट किया था उसको हम बोलते हैं हेड, और ये लाइन जहां पे एंड करता है, जहां पे एरो होता है, उसको हम बोलते हैं टेल। जब भी हम लोग किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में करते हैं रिप्रेजेंट, तो वहां पे एक लाइन आएगा, लाइन में एक हेड होगा और एक टेल होगा। जहां पे से आप स्टार्ट कर रहे हो लाइन को, आप उसको बोलना है हेड, जहां पे आप एंड किए हो वहां पे आपका होगा एरो, और वही आपका हो जाएगा टेल भी। तो वेक्टर में हेड होगा और एक टेल होगा, ठीक है। इसको तुम लोग ध्यान रखना। तो ये हुआ जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं वेक्टर को, जो मैंने तुमको बताया था कि मान लो कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम लोग लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, ए उसका सिंबल और ऊपर में एक एरो। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपका अगर फोर्स होगा तो आप लिखो फोर्स और ऊपर में एरो, आपका अगर वेलोसिटी है तो भी ऊपर में एरो। तो सिंपल सी कहानी, आप ऐसे करते हो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट, ओके। चलो मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जांपल, ड्रॉ अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ड्रॉ अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन, अच्छा देखो इसका तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए एक्स वाई और जेड एक्सिस का। तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस का जो होता है चुनाव, वो आप अपने मन से कर सकते हो। आप किसी भी तरफ मान सकते हो एक्स, आप किसी भी तरफ मान सकते हो वाई, लेकिन हाँ आपने को एक बात ध्यान रखना होगा कि एक्स और वाई हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे हम लोग जो मान के चलते हैं जनरली, उसमें हमारा राइट साइड में होगा एक्स, और इधर आपका ऊपर में होगा वाई, वाई एक्सिस। और जो जेड एक्सिस है ना, आपका जो स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, जो स्क्रीन दिख रहा है उससे बाहर आता हुआ, उससे बाहर आता हुआ जो एक लाइन होगा वो आपका शो कर रहा है जेड एक्सिस। तो हालांकि हम लोग तो यहाँ पे स्क्रीन से बाहर आता हुआ लाइन शो नहीं कर पाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रॉस शो किया है। देखो यहाँ पे मैंने तिरछा बनाया है जेड एक्सिस। तो आप लोग मानना कि आपका जो राइट साइड में जा रहा है, जो लेंथ आपका है स्क्रीन का, वो शो कर रहा है एक्स एक्सिस, जो आपका विड्थ है वो आपका शो कर रहा है वाई एक्सिस, और स्क्रीन से जो बाहर आता हुआ लाइन है, बाहर निकलता हुआ तुम्हारे तरफ जो आता हुआ लाइन है वो शो कर रहा है जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे शो करते हैं।
और जो तुम्हारा स्क्रीन है वो तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में है, जो तुम्हारा स्क्रीन है वो तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो हमको जो ये वेक्टर लिखना है वो एक्स वाई प्लेन में ही लिखना है, और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे एक लाइन कर लिया ड्रॉ, तो ये मेरा हो गया वेक्टर। चलो इसको नाम देते हैं ए वेक्टर। तो ये मेरा हो गया ए वेक्टर, इसको मैंने कर दिया है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखो कि मेकिंग एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लोग मान के चलेंगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इधर हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये हमने वेक्टर को कर दिया है रिप्रेजेंट। एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए, और थीटा मेरा लेस देन था 90, थीटा मेरा एक्यूट एंगल था। तो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिया है कि रिप्रेजेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स आपका वेक्टर ही होता है। तो रिप्रेजेंट अ वेक्टर ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आपको वेस्ट मेंशन है, तो आप पहले यहाँ पे करो ड्रॉ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो मैंने आपको देखो मतलब कि ईस्ट वेस्ट आपका हो जाएगा एक्स वाला, और नॉर्थ साउथ आपका हो गया है वाई वाला, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, तो ये अपना हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। और हमको एक फोर्स करना है ड्रॉ 5 न्यूटन का। तो पहले आपको यहाँ पे लेना होगा स्केल। हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन। तो हमको एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना होगा। तो चलो मैंने ड्रॉ कर लिया, और वो मेरा जो लाइन होगा वो नॉर्थ से, ऐसा बोला कि वो लाइन ने 45 डिग्री बनाया एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री, मतलब ये आपका हो जाएगा एंगल 45 डिग्री। और ये आपने शो किया है एक वेक्टर, तो आपको इसमें एक लेना होगा हेड, और इसमें सॉरी आपको इसमें लेना होगा एक टेल, और यहाँ पे एक होगा हेड। तो मैंने टेल और हेड शो किया है। तो ये मेरा हो गया वेक्टर, और इसको मैं लिख दूंगा 5 न्यूटन। और यहाँ पे जो मेरा लाइन का लेंथ होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हालांकि मेरे को क्वेश्चन में ये सब लेंथ शो नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैं बस अभी तुमको समझा रहा हूँ बेसिक के लिए। ये हमने 5 न्यूटन का एक फोर्स शो किया है डायग्राम में, जो कि 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और ये पहला इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमको क्वेश्चंस में यूज आएंगे। और टॉपिक है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो सुनो, दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब ये होता है कि उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल। मेनली उसका मीनिंग ये होता है उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल। अब कैसे फाइंड करते हैं वो सुनो। देखो मैंने लिखा है कुछ लाइंस कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड tail to tail by displacing either of the two vectors parallel to itself। तुम लोग एक बार इसको रीड करो, हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया हो, मैं अभी तुमको समझाऊंगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो क्या, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, जैसे मान लो कि हमको ये शो किया वेक्टर ए, इसका टेल और हेड सबको दिख रहा होगा। और मान लो और मान लो कि मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर बी, और हमको ये वाला एंगल दिया है थीटा, हमको ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा। अब हमसे पूछा है कि आप बताओ कि यहाँ पे ए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। ये जो दिया हुआ है थीटा वही हम ले लेंगे एंगल, लेकिन ये आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने तुमको जो ऊपर लिखा है लाइंस में वही यहाँ पे करने जा रहा हूँ, कि जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो पहले तो आप ये करो कि दोनों वेक्टर का टेल एक साथ लेके आओ। तो देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर का टेल एक साथ नहीं है। पहले वेक्टर का जो हेड था वो दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड किया है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का टेल एक साथ नहीं है। अब आपको टेल लाना पड़ेगा एक साथ। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि बाई डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब आपको टेल और टेल तो एक साथ करना ही होगा, और आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है एक साथ, तो आप किसी भी एक वेक्टर को, या आप दोनों वेक्टर्स को भी पैरेलली शिफ्ट कर दो। आप उसके पैरेलली शिफ्ट कर दो,
और फिर आप उनका टेल और टेल कोइंसाइड करो। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं इस वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर दूं, देखो मैं यहाँ पे डॉट से शो कर रहा हूँ उसको शिफ्ट करना, तो उसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये ए वेक्टर। और अब जो मेरा वेक्टर ए पहले स्टार्ट हो रहा था इस पॉइंट से, अब वो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आपने अगर इस वेक्टर ए को पहले वाले पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक शिफ्ट कर दिया तो क्या वो वेक्टर चेंज नहीं किया? क्या वो वेक्टर चेंज नहीं किया क्योंकि हमने उसको शिफ्ट कर दिया है? तो यहाँ पे आंसर मैं अभी तुमको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग किसी वेक्टर्स को, व्हेन अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ कीपिंग मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, देन इट रिमेन्स सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास स्पेस में ये वेक्टर ए था, इसका कुछ लेंथ होगा, मतलब इसका कुछ होगा मैग्नीट्यूड और इसका कुछ होगा डायरेक्शन। मैं अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं, मैं अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं कीपिंग लेंथ सेम, कीपिंग मैग्नीट्यूड सेम, तो ये मेरा वेक्टर चेंज नहीं करेगा। देखो मतलब ये भी ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर ही है, तो वही मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि पहले मेरा दोनों का टेल एक साथ नहीं था, लेकिन जब हमने ए को पैरेलली शिफ्ट किया कीपिंग उसका लेंथ सेम, तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर का टेल एक साथ हो गया। देखो है ना, अब दोनों वेक्टर का टेल जैसे ही एक साथ हो गया, अब आप इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। तो जब आप टेल एक साथ करते हो ना, तो भी वहां पे आपको दो एंगल दिखता है। देखो एक एंगल तुमको ये दिख रहा होगा थीटा 1, और एक एंगल तुमको दिख रहा होगा ये वाला थीटा 2, है ना। तुमको अभी भी इनके बीच का दो एंगल दिख रहा होगा, दोनों का टेल एक साथ करने के बाद भी, थीटा 1 और थीटा 2। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टेकिंग ए स्मॉलर एंगल, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल, मतलब जो दो एंगल बन रहा था उसमें से जो छोटा एंगल था आपको वो लेना है, मतलब कि थीटा 1 इज द राइट आंसर। मतलब इस दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो आपका आने वाला है थीटा 1। थीटा 1 इज द राइट आंसर, थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो हमको ये वाला एंगल दिया था थीटा पहले से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा 1 इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये कहानी समझ में आया ना। और तुम लोग हमेशा ये याद रखना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। वो कभी भी 180 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं पे अगर तुमको 180 से ज्यादा दिख रहा हो समझना वो तुम्हारा गलती आ रहा है, तो इसलिए मैंने बोला तुम छोटा वाला एंगल लेना। तो यहाँ पे थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये तुम लोगों को कहानी समझ में आया क्या, कैसे फाइंड करना है एंगल? बोलो जल्दी से। चलो आप कुछ करते हैं एग्जाम्पल्स। मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि आप अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो कीपिंग लेंथ सेम, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका होता है नेचर, या उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टरिस्टिक किसका, वेक्टर का। देखो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर लिया है ए और बी, और ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। तुम बताओ कि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या आने वाला है, बोलो तो। बोलो जल्दी से। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ हाँ हाँ, पहले वाले का आंसर 60 डिग्री ही होगा क्योंकि दोनों का टेल पहले से ही एक साथ है, तो हमको किसी को शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों का टेल एक साथ है और हमको लेना था स्मॉलर एंगल, तो देखो वो 60 डिग्री ही है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 60 डिग्री। इस केस में देखो, हाँ तो इस केस में दोनों का टेल एक साथ नहीं है, तो हम ए को शिफ्ट करेंगे पैरेलली। तो हमने ए को शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल, एंगल अगर
50 था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। तो इस केस में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 30 डिग्री। ठीक है। हम्म, ओके। आप बताओ यहाँ में, इस केस में बताओ सब लोग, थर्ड केस में कितना होगा? बोलो। अरे बोलो। टेल में टेल करना होगा तो करो, तो उसको शिफ्ट करो, अरे शिफ्ट करो उसको, गलत क्या है, उसको शिफ्ट करके बताओ कितना होगा। हाँ देखो, तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन में दोनों का टेल फिर से साफ नहीं रहा, तो इस बार हम बी को करेंगे शिफ्ट, तो बी को हमने शिफ्ट किया पैरेलली। देखो ऐसा, तो अब ये दोनों का टेल एक साथ हो गया है, तो ये वाला जो होगा एंगल, ये वाला, वो हमको देगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो हो जाएगा 180 माइनस 75, तो 105 डिग्री। देखो ये जो क्वेश्चन हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में तुमको तीन वेक्टर्स दिख रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और यहाँ पे एक हमने लिया है एक्स एक्सिस, हमने लिया है एक्स एक्सिस एज रेफरेंस लाइन, मतलब कि हमको तीनों वेक्टर का दिया है एंगल विथ एक्स एक्सिस। जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बना है एंगल 30 डिग्री, जो वेक्टर बी है वो एक्स के साथ नीचे में बना है एंगल 30 डिग्री, और जो आपका वेक्टर सी था वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनाया है एंगल 45 डिग्री। अब तुमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी। जल्दी से तुम लोग इसको ट्राई करो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं देता हूं हिंट कि तुम लोग करो क्या कि ए बी और सी को एक साथ करो ड्रॉ। देखो तुमको सबका एंगल दिया है विथ एक्स एक्सिस, तो मान लो कि ये रहा एक्स एक्सिस, और ए और बी और सी को एक पॉइंट पे लेके आओ। तो ए था इससे ऊपर 30 डिग्री पे, बी है इससे नीचे 30 डिग्री पे, अब देखो करो, अब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और सी था इससे 45 डिग्री पे। वेरी गुड। किसका? नहीं नहीं, वो तो 15 होगा। हाँ, तो यहाँ पे होगा बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, बिटवीन बी एंड सी इज 15 डिग्री, एंड बिटवीन ए एंड सी इज 75 डिग्री। दिस इज, ठीक है ना? तो मतलब कि तुम लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे फाइंड करना है एंगल, ठीक है? चलो मन की शांति के लिए क्वेश्चन और कर लो। नहीं ये नहीं। देखो इसको, रुक जाओ रुक जाओ। इस क्वेश्चन में मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, और वेक्टर ए बी और सी दिख रहा है। तुम लोग को बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी। हाँ बोलो कितना होगा? हाँ वेरी गुड, ए और बी के बीच में आएगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का टेल एक साथ नहीं था, तो मैंने पहले वेक्टर को किया है डिस्प्लेस पैरेलली ए वेक्टर को। तो अब जो ये वाला एंगल आएगा वो आएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो अब आपका हो जाएगा 120 डिग्री। अब बोलो बिटवीन बी एंड सी। तो देखो, देखो तो बी और सी दोनों का इस बार हेड एक साथ है, और हाँ तो करो 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 करो, वो 60 ही आएगा देखो। हम्म, हाँ क्योंकि इसको इसको करेंगे ऐसे, ऐसे करेंगे ऐसे, तो सॉरी ऐसे, तो ये 60 ही आएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तुम लोग को एंगल फाइंड करने आ गया। तो हमने एंगल फाइंड करना सीख लिया, अभी हमको क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वहां पे और भी आगे ही आएगा। चलो।